नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 24 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल, केंद्र की योजनाओं के सहारे चल रहा है। प्रदेश जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सिर्फ केंद्र की योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में विकास के जो भी काम चल रहे हैं वह केंद्र द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। हवाई बातों के अलावा सुक्खू सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार एक तरफ मातृशक्ति को विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लेकर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला केंद्रित करके देश की करोड़ों महिलाओं को लाभ दे रही है। वहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार नारी सम्मान निधि न देने के बहाने खोज रही है। ऐसी जगहों से योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर रही है जहां पर महिलाओं की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सके, जबकि वादा 23 लाख महिलाओं को देने का था। यह बात उन्होंने बीजेपी के संगठनात्मक जिला महासू के रोहडू मंडल में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं है। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस पार्क के मामले में सरकार द्वारा अपरिपक्वता के साथ काम किया जा रहा है। उद्योग और विकास विरोधी काम करके प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हर दिन प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की मदद मिल रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं। एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स बिलासपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली मशीनें समर्पित करके गए हैं और अब एक दिन बाद प्रधानमंत्री ऊना में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यह अस्पताल गंभीर अवस्था के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से साफ है कि यह सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है और न ही प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की कोई मंशा है। बजट सरकार के संकल्पों की सिद्धि का रोड मैप होता है, लेकिन सुक्खू सरकार का बजट तो पहले बजट की कॉपी भर है, जिसमें घोषित योजनाएं जमीन पर उतारे जाने के लिए सरकार की राह देख रही हैं। अब सरकार के भीतर से लेकर जनता के अंदर से एक ही आवाज आ रही है कि इस सरकार के बस का कुछ नहीं है। हर तरफ निराशा का माहौल है। समाचार नंबर 2। बिगड़ैल चालकों ने भर दी सरकार की झोली, एक साल में गाड़ियों के चालान से आ गए 36 करोड़। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक साल में करीब 36 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के 8,31,028 मामले दर्ज किए गए। शिमला जिला में सबसे अधिक 12.11 करोड़ से अधिक राशि चालान से इकट्ठा की। जिला शिमला में सबसे ज्यादा कुल 1.74 लाख से अधिक चालान हुए। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया है कि वर्ष 2022 से 23 में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के 8,31,028 मामले सामने आए।
इन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं से 35 करोड़ 89,86,090 रुपए की रकम वसूली गई। सबसे अधिक धनराशि शिमला जिला में एकत्रित हुई। जिला शिमला में 12 करोड़ 11,27,200 रुपए जमा हुए। सबसे कम धनराशि जिला लाहुल में 21 हुई। आबादी के लिहाज से सबसे छोटे जिला लाहौल स्पीति में 57 लाख रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हुई। यहाँ मोटर वाहन अधिनियम के सबसे कम चालान हुए हैं। चालान की संख्या 8,223 दर्ज की गई। जिलावार देखा जाए तो बिलासपुर में 45,580 चालान हुए। यहाँ जुर्माने के रूप में 1.34 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई गई। इसी तरह पुलिस जिला बद्दी में 59,129 चालान किए गए। इससे 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली। जिला चंबा में 55,977 मामले चालान के आए। इनसे 3.83 करोड़ रुपए से अधिक की रकम एकत्रित हुई। जिला हमीरपुर में 37,797 चालान काटे गए, जिनसे 1.22 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली। जनजातीय जिला किन्नौर में 17,360 चालान काटे गए, जिनसे सरकारी खजाने में 59.45 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आई। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 86,776 चालान के मामले दर्ज किए गए। इनसे 3.21 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हासिल हुई। इसी प्रकार जिला कुल्लू में 86,401 चालान काटे गए। इनसे 2.90 करोड़ रुपए से अधिक की रकम इकी हुई। जिला मंडी में चालान के मामले तो 92,000 से अधिक दर्ज हुए, लेकिन धनराशि 1.69 करोड़ रुपए से अधिक ही एकत्रित हुई। जिला शिमला में सबसे अधिक करीब 1.25 लाख चालान के मामले दर्ज हुए, जिनसे 12.11 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हासिल हुई। जिला सोलन में 64,000 से अधिक चालान के मामलों से 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली। जिला सिरमौर से 1.46 करोड़ रुपए व जिला ऊना से 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली। यहाँ चालान के मामले क्रमश 44,672 और 42,209 दर्ज किए गए। समाचार नंबर 3। गगल एयरपोर्ट विस्तार फैक्टर 2 के तहत मिले 4 गुना मुआवजा, धर्मशाला में हुआ महामंथन। जिला मुख्यालय धर्मशाला में शनिवार को एयरपोर्ट विस्तारीकरण कमेटी की जिलाधीश हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सरकारी अवकाश होने के बाद भी आज प्रशासन की ओर से यह बैठक बुलाई गई, जिसमें गगल क्षेत्र की प्रभावित होने वाली तमाम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर महामंथन हुआ और कमेटी के सदस्यों से पुनर्वासन और पुनर्स्थापन को लेकर प्रशासन ने उनके सुझाव लिए। इस दौरान जहां बैठक में फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा देने का मुद्दा जोरों शोरों से उठा, तो वहीं प्रशासन की ओर से तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें इस मामले में यथासंभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही सरकार हर प्रभावित को उनकी यथास्थिति के लिहाज से मुआवजा भी देगी। बैठक के बाद जिलाधीश ने कहा कि बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण रही और पंचायत प्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए हैं उससे सरकार को जल्द अवगत करवा दिया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। गगल पंचायत की प्रधान रेणु पठानिया ने बताया, उनकी ओर से सरकार से 4 गुना मुआवजा फैक्टर 2 के तहत मांगा जा रहा है, मगर सरकार है कि उनकी बात मानने को तैयार नहीं। आज बैठक में भी उन्होंने यही मांग की है। समाचार नंबर 4। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, 3 से 4 इंच तक ताजा हिमपात।
जनजातीय क्षेत्र भरमौर में एक मर्तबा फिर मौसम बिगड़ैल हो गया है और इलाके के विभिन्न हिस्सों में बर्फबारी का दौर आरंभ हो गया है। खासकर ऊंचाई पर बसे गांवों में शनिवार को 3 से 4 इंच ताज़ा बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है, जबकि तहसील मुख्यालय भरमौर और होली समेत निचले इलाकों में हिमपात का क्रम जारी है। लिहाजा मौसम के पिछले कई दिनों से बिगड़े मिजाज ने कबायलियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है। नतीजतन लोग ठिठुरने को मजबूर है। समाचार नंबर 5। बंजार में पकड़ी चरस की बड़ी खेप, लाखों में कीमत, टीला पुल के पास पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर। जिला कुल्लू के बंजार में पुलिस ने चरस की खेप बरामद की है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंजार थाना की पुलिस टीम ने बठाहड़ से आगे टीला पुल के तार सपैन के पास बीती रात 12:15 बजे गश्त पर थी। इस दौरान 65 वर्षीय अनूप राम निवासी घलियाड़ टेचा जिला कुल्लू के कब्जे से 5 किलो 5 ग्राम चरस बरामद की गई। बंजार पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार नंबर 6। खनन माफिया पर शिकंजा, 3 जेसीबी और 2 टिप्पर जब्त, डमटाल और कंडवाल में पुलिस की कार्रवाई। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस नूरपुर ने डमटाल में अवैध खनन करने पर 1 जेसीबी व 1 टिप्पर तथा नूरपुर के कंडवाल में 2 जेसीबी व 1 टिप्पर को कब्जे में लिया है। अब तो खनन माफिया, नशा माफिया एसपी नूरपुर अशोक रतन के नाम से भी कांपने लगा है। लगातार माफिया पर एसपी नूरपुर अशोक रत्न के नेतृत्व में जिला पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशा माफिया व खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक खनन माफिया के 124 चालान करके 8,10,990 रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि खनन माफिया के खिलाफ 3 केस दर्ज करके 22 वाहन जब्त किए गए हैं। समाचार नंबर 7। 26 से फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 9 शहरों का तापमान अभी भी माइनस में। प्रदेश में 26 फरवरी को मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। प्रदेश भर में बर्फबारी और बारिश के दौर को देखते हुए अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन इस अवधि के दौरान प्रदेश के 3 जिलों में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में शीतलहर का प्रकोप होने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 26 फरवरी से प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इस दौरान संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में तेजी से कमी आई है। वहीं प्रदेश के 9 शहरों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। कुकुसमेरी में -14 डिग्री, समधो में -8.9 डिग्री, नारकंडा में -3.7 डिग्री, भरमौर में -2.5 डिग्री, रिकांगपियो में -1.5 डिग्री, सेओबाग में -1.0, कुफरी में -1.2 डिग्री और मनाली में -1.9 डिग्री तापमान है। जबकि अन्य शहरों की बात करें तो शिमला 1.2 डिग्री, धर्मशाला 5.2 डिग्री, ऊना में 3.2 डिग्री, सोलन में 0.7 डिग्री और नाहन में रात का तापमान 6.1 डिग्री बना हुआ है। समाचार नंबर 8।
पौंग क्षेत्र में खेतीबाड़ी को मंजूरी, सीएम बोले इको सेंसिटिव जोन पर फैसला विधायकों की राय लेकर। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड क्षेत्र पौंग डैम में इस साल से खेतीबाड़ी को अनुमति दे दी गई है। यह जानकारी विधानसभा में कांगड़ा के विधायकों के सवाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने सदन में कहा कि इस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन बनाने की फाइनल नोटिफिकेशन संबंधित क्षेत्र के विधायकों से राय लेने के बाद ही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रिडिटर्मिनेशन हो रही है। इस बारे में केंद्र के नियम सख्त है। यही वजह है कि जवाली, फतेहपुर, जसवांपरागपुर और देहरा जैसे विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से बात करने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। अभी भी यदि विधायकों को कुछ बात कहनी है तो पीसीसीएफ के पास ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बोटिंग के लाइसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं, इनको अब बहाल किया जा रहा है। विधानसभा में यह सवाल देहरा के विधायक होशियार सिंह ने उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवालों में वन विभाग की मंशा पर भी सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में एक भी टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर अथॉरिटी के क्लोज ड्राफ्ट में लगा दिए गए हैं। इसी प्रकार वेटलैंड एरिया में कोई पेड़ या जंगल नहीं है, लेकिन संबंधित एक्ट भी ड्राफ्ट में लगाया जा रहा है। पौंग डैम क्षेत्र में हर साल पर्यटक और विदेशी पक्षी दोनों कम हो रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2021 में 1,100,000 पक्षी आए, जबकि 2023 में 83,000 पक्षी ही वेटलैंड क्षेत्र में पहुँचे। 2021 में 4,090 पर्यटक पौंग डैम क्षेत्र में आए, जबकि 2023 में यह संख्या 1,700 ही रह गई। इसी तरह 2021 में जहां करीब 9 लाख की इनकम हुई थी, वही 2023 में यह इनकम भी गिरकर 2,36,000 रह गई। इसके बावजूद इस क्षेत्र में 120 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार मारे जाएंगे। यहाँ पशु लेकर बाहर से आने वाले गुर्जरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि स्थानीय लोगों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया ने एक नया तर्क रखा। उन्होंने कहा कि पौंग डैम क्षेत्र में आने वाले विदेशी पक्षियों में से 80% वेजिटेरियन है। यहाँ खेतीबाड़ी न होने के कारण पक्षियों की आमद भी कम हो गई है। यदि सरकार खेतीबाड़ी को मंजूरी दे दे तो पक्षियों की संख्या दोबारा पूरी हो जाएगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी पूछ बैठे सवाल। विधानसभा में सवाल जवाब के दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी हाथ खड़ा कर दिया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कृषि मंत्री मुख्यमंत्री के जवाब में कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन चंद्र कुमार ने खड़े होकर पहले इको सेंसिटिव जोन को लेकर जारी ड्राफ्ट पर आपत्तियां जताईं और फिर यह पूछ लिया कि सरकार यह बताए कि इस नोटिफिकेशन को कब रद्द किया जाएगा। इससे सत्ता पक्ष के लिए स्थिति अजीब हो गई। हालांकि स्पीकर ने खुद करेक्ट करते हुए इस सवाल को बदल दिया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। समाचार नंबर 9। कल से इस जिले की महिलाओं को मिलने लगेंगे 1,500 रुपए, सीएम करेंगे महिला पेंशन की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए वाली योजना की शुरुआत लाहौल स्पीति जिला से करने वाले हैं। इसके लिए वह रविवार को शिमला से लाहौल स्पीति जाएंगे। स्पीति उपमंडल के दौरे के दौरान यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, जिसे अब बजट में भी शामिल किया गया है। पहले चरण में 2.37 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें पहले से 1100 से 1200 रुपए वाली पेंशन मिल रही है। इन्हें भी अब हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ रवाना हुए हैं और शनिवार को चंडीगढ़ से हरोली जाएंगे, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। इसके बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री शिमला वापस आएंगे। रविवार को उनका लाहौल स्पीति का दौरा है। सोमवार से पिनौर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यसभा का चुनाव भी 27 फरवरी को होगा। समाचार नंबर 10। प्रदेश सरकार के लिए कमाऊ फूट बना वन निगम, 2 महीने में कमाए रिकॉर्ड 17.69 करोड़ रुपए। आर्थिक तंगी की मार से जूझ रही प्रदेश सरकार के खजाने को भरने में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम विकास लिमिटेड ने शानदार पहल की है। वर्ष 2024 के पहले 2 महीनों में उत्तर निदेशालय ने खैर के पेड़ की 1642 क्यूबिक मीटर लकड़ी की बिक्री के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है, जिससे वन निगम को 17.69 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि रणनीतिक सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाती है और दक्षता और लाभप्रदता के लिए निगम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वर्ष 2023 से 24 की अवधि में उत्तरी निदेशालय में 120 लॉट्स में फैले लगभग 32,000 खैर निस्तारण वृक्षों की कटाई की जाएगी। अगर साल 2023 की बात करें तो पूरा साल में निगम को 17.33 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। इस बार निगम ने शानदार उपलब्धि हासिल कर 2 महीनों में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आने वाले महीने में यह राजस्व और भी बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम विकास लिमिटेड के नॉर्थ जोन की डायरेक्टर सरिता द्विवेदी ने बताया कि नूरपुर में 22 फरवरी को आयोजित नीलामी में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम विकास लिमिटेड ने खैर लकड़ी की बिक्री कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जो कुल 1052 घन मीटर है। इसमें 103 घन मीटर हरे खैर की लकड़ी शामिल थी, जिससे लगभग 11.77 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए विशेष रूप से हरी खैर लकड़ी की बिक्री के थे। 2023 में उत्तरी निदेशालय ने लगभग 2356 घन मीटर खैर लकड़ी की बिक्री दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप निगम के लिए कुल राजस्व 17.33 करोड़ रुपए था। राजस्व में और बढ़ोतरी होने के आसार। सरिता द्विवेदी, डायरेक्टर नॉर्थ जोन, राज्य वन निगम विकास लिमिटेड ने बताया कि इस साल जनवरी और फरवरी में राज्य वन निगम विकास लिमिटेड को 17.69 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार हमने कटान कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर फोकस रखा था। इसी का नतीजा है कि वन निगम को पिछले साल के मुकाबले इसी साल के पहले 2 महीनों में अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के आसार हैं। समाचार नंबर 11। सचिवालय में फर्जी नियुक्ति पत्र केस में 1.40 करोड़ की मनी ट्रेल, पुलिस की जांच में होंगे अहम खुलासे। प्रदेश सचिवालय में चपरासी और क्लर्क की नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में पुलिस की जांच में आरोपियों के बैंक खाते से 1 करोड़ से अधिक की मनी ट्रेल मिली है। पुलिस की टीम ने आरोपियों के बैंक खाते सीज किए हैं। अभी तक एक बैंक खाते से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मनी डिटेल मिली है। बताया जा रहा है कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का मुख्य आरोपी परीक्षित आजाद खुद को सचिवालय में कभी प्रधान सचिव तो कभी निदेशक पद पर कार्यरत बताता था। शातिर ने कई लोगों को नौकरी देने के झांसे में फंसाकर ठगा है।
शिमला पुलिस की टीम ने फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में फर्जी नियुक्ति पत्र मामले के तार कांगड़ा, सोलन, शिमला और मंडी जिला से जुड़े हैं। फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर कई युवाओं को ठगा है और उनसे लाखों रुपए लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। पुलिस ने मामले में शिमला के कोटखाई निवासी आरोपी परीक्षित आजाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब पता लगा रही है कि ठगी से रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। अब तक पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी के बैंक खाते से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मनी ट्रेल मिली है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने कितने लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगा है। गौर हो कि पारस और अजय सचिवालय पहुंचे तो नियुक्ति पत्र फर्जी निकले। इसके बाद सचिवालय प्रशासन की उप सचिव ने की शिकायत के बाद दोनों युवकों से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों से करीब 50 से 75 हजार रुपए खाते में डलवाकर परीक्षित ने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए थे। पुलिस थाना छोटा शिमला में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले के मुख्य आरोपी परीक्षित आजाद के शिमला में विकास नगर के किराए के मकान में दबिश देकर 6 फर्जी नियुक्ति पत्र, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। शातिर ने कई युवकों को नौकरी में ज्वाइन करने के लिए कई नियुक्ति पत्र तक जारी किए हैं। चपरासी क्लर्क की ड्यूटी ज्वाइन करने की शिकायत। पुलिस ने सचिवालय प्रशासनिक ब्रांच की उप सचिव मंजीत बंसल ने गत दिनों 2 लोगों के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र पर चपरासी और क्लर्क की ड्यूटी ज्वाइन करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उप सचिव की शिकायत पर 419, 465, 468, 469, 471 आईपीसी के तहत पुलिस थाना छोटा शिमला में मामला दर्ज किया है। अब तक की जांच में इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। समाचार नंबर 12। चालक को महंगी पड़ी मनमानी, सीएम के काफिले को पास न देने पर हरियाणा रोडवेज की बस का चालान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफिले को पास न देना हरियाणा रोडवेज की बस को महंगा पड़ गया। कंडाघाट यातायात पुलिस ने बस का चालान काटा है। बता दें कि शुक्रवार शाम के समय जब मुख्यमंत्री का काफिला शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था, तो शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही बस ने काफिले को पास नहीं दिया, जिसकी सूचना काफिले में मौजूद पुलिस विभाग के अधिकारी ने पुलिस थाना कंडाघाट को दी। पुलिस थाना से यह सूचना नगर पंचायत कंडाघाट में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को मिली। जैसे ही हरियाणा रोडवेज की बस नगर पंचायत कंडाघाट के चायल चौक पर पहुंची, तो उसे रुकवा दिया गया और वहीं स्पॉट पर बस का चालान काटा गया। समाचार नंबर 13। हिमाचल सरकार ने बजट सत्र के बीच बदले 12 तहसीलदार, 1 कंसोलिडेशन ऑफिसर। तबादला आदेशों के अनुसार विनोद कुमार को नेरवा, रवीश चंदेल को नौहराधार, गुरमीत को जुब्बल, नीलाक्ष शर्मा को ननखड़ी, भावना वर्मा को सलूनी चंबा, मनमोहन जिष्टू को सिलाई सिरमौर, सार्थक शर्मा को रोहडू, हुसन चंद को गलोड़ हमीरपुर, दीक्षांत ठाकुर को शाहपुर कांगड़ा, सुमेध शर्मा को ददाहू सिरमौर, सुनील चौहान को थुरल कांगड़ा, नीलम कुमारी को चंबा और संतराम को गोहर ट्रांसफर किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।